हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उससे जितने वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट पेपर 2 के लिए जिन लोगों का भी सब्जेक्ट एसएसटी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और हमने पूरी बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करने का यहाँ पर ट्राई किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13वीं सदी में किस फ़ारसी इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार था और ये फ़ारसी इतिहासकार था और इसी ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुराने जो दस्तावेज़ होते हैं और पांडुलिपि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हाथ से लिखी जाती थी उनको पांडुलिपि कहते थे। तो ऐसे चीज़ों को जहाँ पर संग्रहित किया जाता है, जहाँ पर रखा जाता है, उस स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कन्नौज के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए किन के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो देखिए, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए जिन 3 पक्षों में संघर्ष हुआ था वो थे, पहले थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे थे पाल। देखिए, हर समय में कोई भी एक सीमा अवधि ले लेते हैं समय की, उसमें क्या होता था, कभी कोई स्थान महत्वपूर्ण हो जाता, कभी कोई दूसरा क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता था। तो जो क्षेत्र उस समय महत्वपूर्ण होता था उस पर सभी राज्यों के जो राजा होते थे उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। और ऐसे ही गंगा की जो घाटी थी वहाँ पर एक स्थान था कन्नौज, जो वर्तमान कन्नौज है, उस समय भी उसे कन्नौज कहते थे। तो जो 3 शासक थे, पहले थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और तीसरे थे पाल वंश। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी समय तक कन्नौज के ऊपर अपने नियंत्रण के लिए ये आपस में लड़ते रहे और इस लंबी ये जो लड़ाई थी काफ़ी लंबी चली और इसमें 3 पक्ष थे, इसलिए इस जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि जो सुल्तान शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है शासक। अगला है कि दिल्ली और अजमेर के आसपास किसका शासन था। तो चौहान राजवंश का शासन चलता था उस समय, कहाँ, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ से आगे भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी युद्ध भी लड़े थे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। देखिए, जो चौहान थे उनको चाहमान भी कहते थे, चौहान या चाहमान। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने किस अफगान शासक को 1191 में हराया था। तो उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो कि अफ़गानिस्तान से आया था और इसे पृथ्वीराज द्वितीय ने 1191 में हराया था। लेकिन अगले ही साल 1192 में जो पृथ्वीराज द्वितीय था वो हार गया था और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसानों की जो बस्तियां होती थी उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता था, उसका नाम क्या था। तो उसे उन्हें उर कहते थे, यानी कि किसान जिस जगह पे रहते थे उसे उर कहा जाता था। अगला है कि गाँव के समूह को क्या कहते थे, नाडू। तो देखिए, ये जो सारी टर्म हैं ये सारे दक्षिण भारत में प्रयोग होते थे, दक्षिण भारत से इनका संबंध है। व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो नगरम कहा जाता था व्यापारियों के संघ को। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में जो दिल्ली थी वो वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। तो तोमरों और चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी वाणिज्य का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 13वीं सदी के आरंभ में। सुल्तानों के शासनकाल की जो भाषा थी, तो देखिए दिल्ली पर जो राज करते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो
उस समय इनका शासन चलता था और इनके यहाँ जो भाषा व्यक्त होती थी वो होती थी फ़ारसी। अगला है कि एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रज़िया। और इल्तुतमिश के बाद उसकी जो पुत्री थी रज़िया, वो ही सिंहासन पर बैठी थी, क्योंकि उसके जितने भी भाई थे उसमें वो सबसे ज़्यादा योग्य थी और सक्षम थी, इसलिए उसे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो ये नहीं देख पा रहे थे कि एक रानी हमारे ऊपर शासन कर रही है, और इसलिए उन्होंने बहुत सारी षड्यंत्र करके उसके खिलाफ उसे सिंहासन से हटा दिया था। सिर्फ 4 वर्ष ही वो शासन कर पाई थी। अगला प्रश्न है कि रानी दिद्दा कहाँ की शासक थी? तो देखिए, रानी दिद्दा जो थी वो कश्मीर की शासक थी। और दिद्दा देखिए दीदी शब्द से बना है, और जो वहाँ की प्रजा थी वो अपनी रानी जो थी उन्हें दीदी यानी कि प्यार से दीदी, और इससे ही दिद्दा शब्द बना है। अगला प्रश्न है कि किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिसन शहर। अगला है मस्जिद किस भाषा का शब्द है? तो मस्जिद जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं किबला। मक्का जो पश्चिम दिशा में पड़ती है हमारे भारत से, और इसकी ओर की जो दिशा होती है उसको किबला कहते हैं। और देखिए जितने भी जो मुसलमान होते हैं वो जब नमाज अदा करते हैं उस समय वो मक्का की तरफ मुंह करके जो खड़े होते हैं, और उस दिशा को किबला कहा जाता है। अगला है कि मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था मोट की मस्जिद। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री का नाम क्या था? तो देखिए उसका नाम था इब्न बतूता। ये एक अफ्रीकी यात्री था और ये मोरक्को से भारत आया था। अगला प्रश्न है कि 1219 में किसके नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जो कि वर्तमान में इसका नाम है उज़्बेकिस्तान, उस पर हमला किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? चंगेज़ खान के नेतृत्व में। कब? 1219 में। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक गैरिसन शहर बनवाया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सीरी। सीरी नामक एक शहर बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि मुग़ल किसके वंशज थे? तो माता की ओर से ये चंगेज़ खान के थे और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। पहले मुग़ल शासक का नाम बताना है, तो बाबर है पहले मुग़ल शासक। दूसरा है कि बाबर ने किसे 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। बाबर ने किस राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? तो फरगाना राज्य था जिसे उसने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। और उस समय जो उसकी उम्र थी केवल 12 वर्ष की थी, लेकिन बाद में कुछ आक्रमण होते हैं, कुछ युद्ध होते हैं, जिसके कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 16वीं शताब्दी के युद्ध में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ था? तो तोप और गोलाबारी। पहली बार बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इनका उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर राणा सांगा को। 26 में हुआ था पानीपत का युद्ध और 27 में हुआ था खानवा का युद्ध। हुमायूं किसका पुत्र था? तो देखिए बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं वो शासक बना था, और हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था। हुमायूं के पुत्र का नाम अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। जहांगीर के बचपन का नाम? तो सलीम। जो सलीम था वही आगे चलकर जहांगीर कहलाया था। और जहांगीर की पत्नी का नाम तो हो जाएगा नूरजहां, और पुत्र का नाम
राजकुमार खुर्रम, जो कि शाहजहाँ बना था, वही शाहजहाँ जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ का पुत्र कौन था? तो शाहजहाँ का जो पुत्र था वो था औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में भी अपने अभियान किए थे। अगला है कि मुगलों की सेना में आने वाले जो नौकरशाह थे वो उनको क्या कहा जाता था? तो देखिए उनको मनसबदार कहा जाता था। जैसे कि मुसलमान हो गए, अफ़गान, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठे, इन सभी को मुग़लों ने अपने साथ मिला लिया और इनको मनसबदार शब्द दिया। और इस सब ये जो शब्द था इसका प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई भी मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत, या आज के समय में हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी, उस तरीके से उन्हें दे दी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है, पहले ही आ गया है, टोडरमल। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे जब्त। अगला है कि अबुल फजल किसका दरबारी था? तो अकबर का दरबारी था। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अकबरनामा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। मेहरुनिस्सा नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किस शासक ने किया था? तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर ने सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया था। और देखिए इसमें होता क्या था कि सभी वर्गों को, सभी धर्म के अनुयायियों को एक ही माना जाता था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था और सच्चाई, न्याय और शांति जैसे गुणों पर बल दिया जाता था। और जो अकबर के दरबारी थे अबुल फजल, उसने भी अकबर की इसमें ये जो पूरा था सिद्धांत, उसके जो मत थे उसको बनाने में अकबर की मदद की थी। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला है कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश के एक राजा थे जिनका नाम था धंगदेव। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है तंजावुर में। चारुपल्लम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए चारुपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अकबर के समय से चार बाग बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। शाहजहाँ की राजधानी क्या थी? तो शाहजहाँ ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि बांग्ला गुंबद क्या है? तो बंगाल में छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत बनाई जाती थी, उसे बांग्ला गुंबद कहते थे। फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि जोधाबाई का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है ये। राज राजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तो राज चोल ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है कि जो चोल राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी तंजावुर। चोल कालीन जो कांस्य मूर्तियाँ थी वो किस तकनीक से बनाई जाती थी? तो इस तकनीक का नाम था लुप्त मोम तकनीक। इस तकनीक से कांस्य की जो मूर्तियाँ थीं चोल कालीन वो बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। अगला है कि 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी क्या थी? तो अजमेर थी। अजमेर में कौन से सूफ़ी संत रहते थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर के बहुत ही प्रसिद्ध सूफ़ी संत हैं। मणिग्रामम और नाना देशी क्या हैं? तो दक्षिण भारत के व्यापार संघ थे। जो व्यापारी होते थे वो काफ़िलों में यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए अपना पूरा समूह बना लेते थे। और ऐसे ही दक्षिण भारत के दो नाम हैं, मणिग्रामम और नाना देशी, ये व्यापार संघ हैं। अगला प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? तो मुर्शिदाबाद जो था वो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था।
हम्पी नगर जो है वो किन दो नदियों की घाटी में स्थित है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की जो घाटी है वहाँ पर हम्पी नगर स्थित है। और ये जो नगर है वो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ठीक है। और इस समय जो किलेबंदी होती थी वो बहुत ही उच्च कोटि की होती थी। और कहीं मतलब यहाँ की जो किले थे उनकी जो दीवार बनाई जाती थी वो गारे या चूने से नहीं बनाई जाती थी। जो शिलाखंड होते थे यानी कि पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े थे उनको आपस में फंसा दिया जाता था और इस तरीके से फंसाया जाता था कि बिल्कुल भी कोई शत्रु इन्हें तोड़ ना सके। तो बहुत ही उच्च कोटि की उस समय किलेबंदी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुमास्ता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है इसमें जो शब्दावली दी है, जो चीज़ों के नाम हैं, जो शब्द हैं वो बहुत ही अलग से हैं, थोड़े टफ लग सकते हैं क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, लेकिन आपको इन्हें याद करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो अगर आपको समझ ना आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक व्यापारी नियुक्त किया जाता था जिसे वो गुमाश्ता कहते थे। अगला प्रश्न है कि मसूलीपट्टनम जो है शहर वो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हॉलैंड वासियों ने इसका निर्माण करवाया था। खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में खोखर जनजाति पाई जाती है। गख्खर जनजाति का मुखिया कौन था? कमाल खान गख्खर जनजाति का मुखिया था। कमाल खान गख्खर को किसने अपना मनसबदार बनाया था? तो अकबर ने उसे अपना मनसबदार बनाया था। गड्डी गडरियों की जनजाति यानी कि एक जनजाति का नाम है गड्डी, वो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी हिमालय में ये जनजाति पाई जाती है। अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का जो सेनापति था वो था राजा मान सिंह। कोली तथा बेराज जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे? तो देखिए खानाबदोश वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। तो ये थे बंजारा नाम की एक खानाबदोश जनजाति होती है। अब इन बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा टांडा। स्थानांतरित कृषि कौन करते थे? तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो करते थे वो थे गोंड लोग और ये गोंडवाना वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरित कृषि का अर्थ होता है कि जगह बदल बदल कर खेती करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 गांव का गांव का जो एक समूह होता था वो क्या कहलाता था? बरहोता कहलाता था। ठीक है। बरहोता जो शब्द है वो 12 गांव के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था। अगला है कि अहोम कहाँ से आए थे? तो अहोम जो थे वो म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र की जो घाटी थी वहाँ आकर बस गए थे। कब? 13वीं सदी में। अहोम जो समाज था वो कुलों में विभाजित था। ठीक है। उसको उनके जो कुल थे उसको क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो नैनार थे, तो नैनार क्या था? देखिए संत थे दक्षिण भारत में। कुछ ऐसे संत थे जो विष्णु के उपासक थे और कुछ ऐसे थे जो शिव के उपासक थे। तो जो शिव के उपासक थे उनको नैनार कहा जाता था और दक्षिण भारत में ये होते थे और इनकी जो संख्या थी ये 63 थी, यानी कि जो नैनार की संख्या थी वो 63 थी। अगला है कि अलवार संतों की संख्या क्या थी? तो अलवार जो संत होते थे वो विष्णु के उपासक थे और इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। अगला प्रश्न है कि अलवारों के गीत या उनकी कह सकते हैं कि जो शिक्षाएं हैं या रचनाएं हैं वो किस में संकलित हैं? तो देखिए इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम। इसमें अलवारों के गीत संकलित हैं। एक देखिए एक अलवार महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल। ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। सिर्फ एक ही थी जिसका नाम था अंदाल, अलग अलग नामों से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के जो दार्शनिक थे उनसे। तो एक दार्शनिक थे इनका नाम था शंकर।
उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ था। और ये जो शंकर थे किस मत को मानने वाले थे या किस मत के समर्थक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। अब देखिए अद्वैतवाद क्या होता है? इस मत में क्या होता है कि जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक ही माना जाता है, और ये माना जाता है कि ब्रह्मा निर्गुण है, निराकार है, ठीक है। उसे कोई भी रूप नहीं दिया जा सकता है, यानी कि वो उसका कोई भी आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ठीक है। अगला है कि रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानुज का जन्म जो हुआ था वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। और ये विष्णु के भक्त थे, या ऐसे कह सकते हैं कि जो अलवार संत थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इनका जो सिद्धांत था वो था विशिष्टाद्वैत, ठीक है। और विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या माना जाता था कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी कि दोनों एक ही नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, और मिल जाते हैं तब भी जो आत्मा है उसका अलग अस्तित्व रहता है। अगला प्रश्न है कि वीर शैव आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। 12वीं शताब्दी के मध्य में ये प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन में जो वीर शैव थे उन्होंने किया कि सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, और जो जाति के लिए जो होते हैं आंदोलन वो किए, और नारी के प्रति व्यवहार जो लोगों के रहते हैं उसके विरुद्ध अपने तर्क दिए, और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम पूछे हैं। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। सखुबाई जो थी वो महिला संत थी। इसके अलावा ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये लाइन किसने कही है? तो देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। उन्होंने ये जो लाइन थी वो लिखी थी। ये पूरा भजन है, ठीक है। अगला है कि खानकाह क्या है? तो देखिए एक सूफ़ी संस्था है जहाँ सूफ़ी संत रहते हैं, उसे खानकाह कहते हैं। अवधी में लिखी गई तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसका नाम है रामचरितमानस। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो हम सभी जानते हैं कि मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्त थी, और इन्होंने अपना गुरु किसे माना था? तो वो थे रविदास। रविदास को इन्होंने अपना गुरु माना था। अगला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो गुरु अंगद, जिनका पहले नाम था लहणा और बाद में इनका नाम हो गया गुरु अंगद। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अंगद ने ही इनकी रचनाओं को संग्रह किया था। गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड का आदेश किसने दिया था? तो जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड का आदेश दिया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा जो पंथ है वो सिख समुदाय से संबंध रखता है, और इसकी जो स्थापना की थी वो थी 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने। अगला है हमारा कि जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का जो निश्चय है वो किसने किया था? तो गंग वंश के एक राजा थे अनंत वर्मन, इन्होंने जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। अगला है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। देखिए आपको शास्त्रीय नृत्य जो है 6 वो पता होने चाहिए, और इसके अलावा वो किस राज्य से संबंध रखते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 2-3 को सम्मिलित किया है, बाकी के आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कौन से 6 शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित हैं। अगला है कि कथकली कहाँ का नृत्य है? तो वो है केरल का। नेक्स्ट है हमारा कि ईरान के किस शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और वो ईरान देश से आया था। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह, या आसफ शाह भी आप याद रख सकते हैं, इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हमारा कि अवध के संस्थापक कौन थे? अवध के जो संस्थापक थे वो थे सादत खान। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, और आज के हमारे जो क्वेश्चन थे 7th क्लास की बुक से वो कंप्लीट होते हैं। आई होप
आपको इनसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी थैंक यू सो मच।